नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कल कि जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें आरबीआई नोट कैसे जारी किए जाते हैं, सिक्के कौन जारी करता है, इनका कौन कौन से स्थान है, कहाँ कहाँ जारी किए जाते हैं, ये सब हमने कल ये बैंकिंग व्यवस्था में पढ़ी थी। बैंकिंग व्यवस्था का ही टॉपिक है जिसमें हम लोग आप पढ़ने वाले हैं भारत में बैंकों का इतिहास। ठीक, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भारत में बैंकों का इतिहास। भारत में बैंकों का इतिहास। चलिए, तो ये बैंकिंग व्यवस्था जो अब हम लोग देख ही रहे हैं कि हम सबके अलग अलग खाते होंगे। इस व्यवस्था में जो वित्तीय समावेशन भी चला, मतलब जिनके पास खाते नहीं थे, वित्तीय समावेशन के माध्यम से मोदी जी ने जनधन का अकाउंट तो खुलवा ही दिया ना। जो जनधन का अकाउंट खुला, दरअसल क्या है, वित्तीय समावेशन था। ये आरबीआई की अस्थायी जिम्मेदारियां थी, मैंने कल आपको बताया था। ठीक, ये आरबीआई कैसी गैर परंपरागत जिम्मेदारियां थी। ठीक, तो अब उसमें आपको सब लोग खाता खुल ही गया। अब लेकिन ये बैंक आई कहाँ, कब से इनकी स्थापना हुई, इनके बारे में पहले बैंक नहीं होती थी। पहले हम लोग किसी से यदि पैसा लेना होता था, हम साहूकारों से पैसा लेते थे। साहूकारों के चंगुल में हम लोग फंस जाते थे, और ये ट्रैप, मतलब जो ऋण जाल था, इस ऋण जाल में हम लोग फंस जाते थे, जिसके माध्यम से उनका कर्ज कभी चुकता भी नहीं था, और हम लोग इन ट्रैप में फंस जाते थे। इसी का दुरुपयोग रोकने के लिए या इन्हीं चंगुल को छुटाने के लिए सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाए, जिनमें से वित्तीय समावेशन, जिनमें से बैंकिंग व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में बैंकों का इतिहास, कि बैंक कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आई। तो जो बैंकों के माध्यम से ही बैंक ही ऐसा कार्य करते हैं कि जो आपके पास अधिशेष पैसा है, जो घर में पूंजी पड़ी है, वो हम लोग बैंकों में जमा कर सकें, और मतलब हमारे पास पैसे कम ही तो हम बैंकों से लोन ले सके, ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन जब साहूकारों से हम लोग पैसा लेते थे, अब उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होती थी। ठीक है ना। तो अब कैसे कैसे बैंकों का इतिहास पढ़ा, तो हम लोग इसमें बारे में चर्चा करें। चले, तो सबसे पहले जो भारत में बैंक स्थापित की गई थी, भारत में स्थापित पहली बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी। बैंक ऑफ पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने किया था। अलेक्जेंडर एंड कंपनी। ठीक, जो पहले भारत में पहली बैंक थी 1717 में, किसने किए थी? अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने। बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। दरअसल क्या है, ये ज्यादातर कार्यरत न रह सके, और इस बैंक को बाद में क्या करना पड़ा? बंद करना पड़ा। काम अच्छे से नहीं कर पाई, और ये बैंक बाद में क्या हो गई? बाद में ये बैंक क्या हो गई? बंद हो गई। लिख सकते हैं, बाद में यह बैंक बंद हो गई, लेकिन पहली बैंक यही स्थापित की गई। ठीक, चलिए, फिर दरअसल क्या, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इस समय औपनिवेशिक शासन है, आप देख ही रहे हैं, औपनिवेशिक शासन है। ऑपरेशन ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर एक के बाद एक 3 बड़ी बैंकों की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद तो इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने
तीन बड़ी बैंकों की स्थापना की। कब कब की स्थापना? जो पहली बैंक इन्हें स्थापित की 1806 में, लगातार 3 बैंक 1806 में। 1806 में जिस बैंक का नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता। बैंक ऑफ कलकत्ता। फिर इसी का जो बैंक ऑफ कलकत्ता, इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ कलकत्ता, इसका नाम बदलकर 1806 में 1806 था 1809 में बैंक ऑफ बंगाल रख दिया गया। ठीक है, जो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बनी तो इसका नाम 1809 में बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। ठीक, चलिए। तो अब दूसरी बैंक जो स्थापित की गई वो थी 1840 में, जो अंग्रेजों ने स्थापित की वो थी 1840 में। 1840 में जो बैंक ऑफ बॉम्बे, कौन सी स्थापित की गई? बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। इसके बाद 1843 में 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास। इसका मतलब तीनों प्रेसिडेंसियों में एक थी, एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी, एक थी बंबई प्रेसिडेंसी और एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक, मुंबई प्रेसिडेंसी। ठीक, तो तीनों प्रेसिडेंसियों में लगभग तीनों जो 3 प्रांत थे बड़े अंग्रेजों के, तो तीनों प्रांतों में एक एक बैंक स्थापित की गई। ठीक है, तो 3 कौन कौन बैंक है? 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसका नाम 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। फिर 1840 में है बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है, फिर 1843 में 1843 में है बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों की स्थापना। लेकिन अब इन लोगों को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके आप क्या करते हैं, लिख लीजिए। ठीक, चलिए, तो आप लोग लिख लिया करिए टाइम से, कोई दिक्कत। ठीक, चलिए, ये तीनों बैंक हो गई। अब ये तीनों बैंकें थी, इन तीनों बैंकों का 1921 की बात है। जो ये तीनों बैंक हैं 1921 में तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया। 1921 में तीनों बैंकों का विलय, तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया। अब तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया तो बैंक बनी द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन बनी? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अभी एक क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, यही क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन क्या था। ठीक, तो इन तीनों बैंकों को, जब 1921 में तीनों बैंक कौन कौन से? ये बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया 1921 में। अब बन गई द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया बन गई। अब क्या हुआ, जब आज़ाद हो गए हम लोग, ठीक है ना, तो 1955 में अधिनियम लाया गया। तो 1955 में क्या हुआ, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम बदल दिया गया। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल दिया गया। ठीक, तो 1955 में कह सकते हैं 1955 में 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में इस बैंक को भारत के अधीन लाया गया। भारत के अधीन लाया गया एवं इसका नाम बदलकर
SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI कर दिया गया। ठीक, जो आप SBI देख रहे हैं ना, ऐसे नहीं देखिए कहाँ कहाँ इसका इतिहास चल रहा है। 3 बैंक 1900 बिरा हुआ इंपीरियल बैंक, फिर इंपीरियल बैंक 1955 में आबादी का अधीन लाई गई और फिर इसका नाम बदलकर SBI कर दिया गया। अभी हम बाद में पढ़ने वाले SBI की बहुत सारी शाखाएं हैं, इनका भी विलय करेंगे, लेकिन अभी इनका इतिहास पर इतना आपको गौर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ठीक, ये आप लोग कर लिए। अब सुनिए, इतनी बैंक, ये तो बैंक हो गए, लेकिन अब फिर हम लोग लौट कर चलते हैं। ये तो बैंक का इतिहास हो गया। अब कुछ बैंकें और स्थापित की गई, जिसमें 1865 में एक बैंक स्थापित की गई। आप लोग लिखते रहिए, ठीक है। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। 1865 में कौन सी? इलाहाबाद बैंक, जो अभी तक लगभग इसी नाम से जीवित थी। किस नाम से? इलाहाबाद बैंक। लेकिन हाल ही में इसका विलय, फिर इसका विलय किसके साथ कर दिया गया? अभी हाल ही में इसका विलय इंडियन बैंक के साथ। ठीक है, हाल ही में इसका विलय किसके साथ कर दिया गया? इंडियन बैंक के साथ। ठीक, जितने इलाहाबादी बैंक वाले थे वो सब बन गए इंडियन बैंक। और इलाहाबाद समझ गए, इलाहाबाद में नहीं है, याद रखना बात। इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। तो इलाहाबाद समझ गए, इलाहाबाद इसका मुख्यालय नहीं था, नाम इलाहाबाद बैंक है, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता में। ठीक, जो अभी हाल ही में इसका विलय इंडियन बैंक के साथ कर दिया गया है। ठीक, अब आप लोग, एक और बैंक की स्थापना की गई थी जिसका नाम है अवध कमर्शियल बैंक। 1881 में किसका स्थापित की? अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक, ये लगभग फैजाबाद में, बाद में 1858 के बाद, लगभग 1958 के बाद इसका काम बंद कर दिया, फिर हो गई थी। चलिए, तो 1881 में कौन सी? अवध कमर्शियल बैंक स्थापित की गई थी। ये एक ऐसी बैंक थी जिसमें शेयर होल्डर बनाए गए थे। कैसी बैंक थी ये? पहली एक ऐसी बैंक थी जिसमें क्या थे? शेयर होल्डर बनाए गए थे। शेयर होल्डर में शेयर धारक। पहली ऐसी बैंक थी जिसमें क्या लोगों से पैसा लेकर शेयर होल्डर बनाए गए थे। ठीक, चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए। एक 1894 में एक स्थापित बैंक और हुई थी। 1894 में कौन सी स्थापित बैंक हुई थी? जिसका नाम पंजाब नेशनल बैंक है, जिसको हम लोग बोलते हैं PNB। ठीक, पंजाब नेशनल बैंक, PNB। 1894 में PNB की स्थापना की गई थी। और ये PNB ऐसी बैंक थी जो पूर्णतः भारतीय थी। पूर्णतः भारतीय बैंक। पूर्णतः भारतीय बैंक, इसका मतलब क्या था? विदेशी निवेश नहीं था इसमें। इस बैंक में विदेशी निवेश नहीं। ठीक, जो PNB पूर्णतः भारतीय बैंक थी, मैं इस बैंक में कोई विदेशी निवेश नहीं था, इसलिए पूर्णतः भारत। और इसमें अवध कमर्शियल बैंक में बहुत से शेयर होल्डर बन गए। और 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई थी। हाँ, मैं आपको एक बताया था ना कि क्वेश्चन एक यहाँ से आया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से। चलिए, तो जो कौन सा एग्जाम था, नाम था उसका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि SBI का प्राचीन नाम क्या था? SBI का प्राचीन, तो SBI का प्राचीन नाम क्या था? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर बनाई गई थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जब 1955 में भारत का अधीन लाई गई, तो उसका नाम परिवर्तित करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। ठीक, चलिए, तो ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया, आप लोग एकदम अच्छे से लिख लीजिए। चलिए, ठीक है, ये लोग आप लोग लिख लीजिए। ठीक, क्या हुआ? SBI में इसका जो नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, SBI में उसको परिवर्तित कर दिया गया। चलिए, ठीक है। अब SBI कुछ सहायक बैंक हैं, उनकी स्थापना की गई। आगामी 7 वर्षों में जो 7
इसके बाद जो एसबीआई बना, इस एसबीआई के बाद 7 बड़ी बैंकों को एसबीआई की सहायक बैंक का दर्जा दिया गया। ठीक, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए क्या हुआ, जो एसबीआई के 7 बड़ी बैंकों को, 7 बड़ी बैंकों को, उसके आगे लिखना है 7 बड़ी बैंकों को एसबीआई की एसबीआई की सहायक बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया ठीक, जो आगामी वर्षों में जो 7 बड़ी बैंकें थी, तो उसको एसबीआई के सहायक बैंक के रूप में क्या किया गया, परिवर्तित किया गया। और ये बैंक निम्न है। चलिए, ये बैंक कौन कौन से हैं, अब हम लोग नीचे देख रहे हैं। जो इसकी पहली बैंक था, जिसका नाम है, जो सहायक बैंक है, इनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, MYSORE। ठीक, फिर दूसरी है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक, तीसरी है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। चौथी सहायक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। पांचवी जो सहायक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। छठवीं जो सहायक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। सातवीं और अंतिम जो सहायक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ठीक, ये देखिए, ये 7 एसबीआई की जो है 7 सहायक बैंक है। कौन कौन सी हैं? स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, अब देख लीजिए इधर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। दूसरी है स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, TRAVANCORE। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। फिर पांचवी है स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। ये जो एसबीआई की ये कौन सी हैं? ये सहायक बैंक है। सुनिए, अब ये सहायक बैंकों का भी धीरे धीरे क्या किया गया, इनका भी विलय शुरू कर दिया गया। फिर क्या हुआ 2008 में, 2008 में जो बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय इसका कर दिया गया, विलय एसबीआई में कर दिया गया। 2008 में विलय किसका कर दिया गया? बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय कर दिया गया, किसके साथ? एसबीआई में। फिर 2010 में
2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का विलय, इसका भी विलय कर दिया गया। किसमें? विलय SBI में। अब देखो, किसी सहायक पहले बना लेते हैं ना, जो अंग्रेज यही करते थे ना, पहले मित्र बनाते थे, बाद में उसका राजा हथिया लेते, तो वैसे हुआ यहाँ पर भी। ठीक है, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, तो ये 7 बड़ी बैंकें थी, सहायक बैंक बनाई गई, फिर इसके बाद इनका विलय कर दिया गया। 8 में बैंक ऑफ सौराष्ट्र का विलय SBI में कर दिया गया। फिर बैंक ऑफ इंदौर का विलय 2010 में, इसका भी विलय SBI में कर दिया गया। और बाकी जो 5 बड़ी सहायक बैंकें बची ना, कौन कौन? स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, त्रावणकोर, पटियाला और बीकानेर एंड जयपुर, इनका विलय भी कर दिया गया। इनका विलय 5 सहायक बैंक, इनका भी विलय 1 अप्रैल 2017 1 अप्रैल 2017 में विलय, किसमें विलय कर दिया गया? इसका भी विलय SBI में कर दिया गया। ठीक, और इन्हीं के साथ एक भारतीय महिला बैंक थी, भारतीय महिला बैंक, और अलग बैंक। ठीक, भारतीय महिला बैंक का भी विलय यही 2017 में ही SBI के साथ कर दिया गया। महिला बैंक का भी विलय किसके साथ? SBI के साथ कर दिया गया। अब वर्तमान में तो क्या है, यानी अब वर्तमान में SBI की ना तो कोई सहायक बैंक है, सहायक बैंक है, ना ही भारतीय महिला बैंक, ना ही भारतीय महिला बैंक उपस्थित है। ठीक है, चलिए, अब आप समझ गए ना कि 2008 में सौराष्ट्र का विलय, पहले सहायक बैंक बनाई गई, फिर सौराष्ट्र का विलय कर दिया गया 2008 में SBI में, फिर 10 में फिर किसका? इंदौर का विलय कर दिया गया। फिर बची जो बैंकें थी 1 अप्रैल 2017 को इनका भी विलय कर दिया गया। किसमें? SBI में। फिर अब साथ में ही इन जब विलय हो रहा था, एक बैंक और थी भारतीय महिला बैंक, उसका भी विलय कर दिया गया SBI में। अब वर्तमान की स्थिति क्या है? ना तो कोई SBI की ना कोई सहायक बैंक है और ना भारतीय महिला बैंक है। चलिए, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी ना कि कब कब विलय हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, चलिए, अब वर्तमान में ये अब मैं कंडीशन भी बता दिया कि SBI की ना तो कोई सहायक बैंक है और ना ही कोई महिला बैंक उपस्थित है। ठीक, चलिए, आप लोग लिख भी लिए होंगे, अब मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब तो ये हो गया। ठीक है, अब विलय हो गया। अब क्योंकि देश हो गया है आज़ाद, देखिए आज़ाद करवा दिए ना। तो अब दरअसल क्या हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने लगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। चलिए, तो आप एक हेडिंग डाल सकते हैं, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की का इतिहास। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास। दरअसल क्या राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया, या राष्ट्रीयकरण प्रक्रिया क्या है? दरअसल क्या है, उसमें औपनिवेशिक शासन था। जब देश आज़ाद हुआ तो मैक्सिमम जो बैंकें थी, जो देश आज़ादी के उपरांत जो मैक्सिमम जो बैंकें थी वो सब सरकारी बैंकें थी। और सरकारी बैंकें जैसे जो सहकारी बैंकें भी थी, और वो लोगों को पैसा लेकर भाग जा रही थी। मतलब बैंक की धोखाधड़ी से उस समय चरम पर थी आज़ादी के उपरांत। तो सरकार को लगा अब लोगों को पैसा सुरक्षित कैसे रखा जाए, तब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया गया। और यही नहीं, अब जो बैंकें थी भी वो केवल शहरी इलाकों में थी। जो बैंकें थी वो कैसी थी? शहरी इलाकों में बैंकें थी। अब सबको बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था। अब बैंकिंग व्यवस्था जो उस समय चोरी बहुत ज़्यादा होती थी, आपको पता ही है भाई, लोगों के पास
बैंक में जमा करने के लिए पैसा नहीं थे, या बैंक पैसा तो थे लेकिन बैंक थे ही नहीं, तो जमा कहाँ करें। अब कुछ गिने चुने ही शहरों में बैंकें थी, ठीक है, तो बैंकें कहाँ स्थापित करें, या जो पैसा है उसको कहाँ हम जमा करें, तो इसकी बहुत बड़ी चुनौती। तो सरकार ने जो बैंकें और थी तो उनका राष्ट्रीयकरण करना शुरू कर दिया, कि राष्ट्रीयकरण मतलब उनको सरकारी करना शुरू कर दिया। जो निजी बैंकें थी उनका सरकारी करना शुरू किया, कि सरकारी बैंकें होंगी तो उनको लाइबिलिटी बनी रहेगी, देयता बनी रहेगी, और प्राइवेट बैंक तो भग जाएंगे। तो ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया 1969 के आसपास शुरू कर दी गई थी, ठीक है। तो आज़ादी के उपरांत ही ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो कौन कौन सी बैंकों का कब कब राष्ट्रीयकरण किया गया, तो हम जब राष्ट्रीयकरण किया गया तो शुरू में 14 बैंकें थी, जो 14 बड़ी बैंकें तो बहुत सारी थी, जो 14 बड़ी बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है ना। लेकिन 14 बैंकों का आपको राष्ट्रीयकरण का नाम नहीं आया, ठीक है ना। हाँ, और फिर इसके बाद फिर 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीय, जो बड़ी बैंकें थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसके बाद 14 6 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका। तो उस समय 20 बैंकें थी राष्ट्रीयकृत, लेकिन 2019 तक कोई किताब भी यदि आपको पुरानी किताब होगी तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 दिखा रहा होगा, 19 की पहली किताब होगी, ठीक है ना। अब 19 में एक बैंक दिवालिया हो गई। जब एक बैंक दिवालिया हो गई तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई 19। और फिर इसके बाद फिर विजया बैंक, देना बैंक, इनका विलय कर दिया गया बड़ौदा बैंक में, ठीक है। अब ऐसे धीरे धीरे करते करते सभी बैंकों का लगभग विलय कर दिया गया। जो बड़ी बैंकों में लगभग सभी बैंकों का क्या किया गया, धीरे धीरे करके विलय करते हम लोग गए। अब विलय करते गए तो वर्तमान में जब राष्ट्रीयकृत संख्या पूछे, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत संख्याओं की संख्या है 11। एसबीआई को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक पूछे, एसबीआई को लेकर पूछे, एसबीआई सहित सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं 12। जब राष्ट्रीयकृत बैंक पूछे तो बताना है आपको 11। तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब एसबीआई को लेकर कितनी है, एसबीआई को लेकर हो गई कितनी, 12 संख्या है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब 12 पूछेगा तो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें पूछेगा। जब राष्ट्रीयकृत बैंकें 11 और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकें 12, ठीक है ना जी। राष्ट्रीयकृत बैंकें कौन सी होती हैं, राष्ट्रीयकृत बैंकें वो बैंकें होती हैं जो बैंकें पहले किसी निजी हाथों में थी, मतलब निजी व्यक्ति की था, मतलब प्राइवेट थी, उनका भारत अपने अधीन कर लिया, उनको बोलते हैं राष्ट्रीयकृत बैंकें। सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें किसे कहते हैं, ऐसी बैंकें जिनका मालिकाना हकदार या जिनको स्थापित सरकार ही किया हो, उनको बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, ठीक। ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए, तो हम लोग भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास पढ़ते हैं। और क्यों किया गया, आपको पता है कि बैंक में धोखाधड़ी बहुत ज्यादा हो रही थी, और बैंकें जो थी केवल शहरी क्षेत्रों में चुने हुए शहरी क्षेत्रों में थी। अब उनको ग्रामीण लोगों तक भी पहुंचाना था, ठीक है। तो ऐसी प्रक्रिया की गई, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कौन कौन सा बैंक किए गए राष्ट्रीयकृत। चलिए, दरअसल ये प्रक्रिया 1969 की बात, 1969 में, इसके पहले बहुत ज्यादा चरण पर 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ थी। मतलब जिन बैंकों की राशि 50 करोड़ कुल जमा राशि, एलडीटीएल कितना 50 करोड़ है, तो उन बैंकों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, ठीक है। तो ये राष्ट्रीयकृत मतलब ये निजी बैंकें थी बड़ी 14, ठीक। अब दूसरा स्टेप उठाया गया पुनः 1980 में 6 अन्य बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी जमा राशि कितनी हो गई, 200 करोड़।
पहले बार जब राष्ट्रीयकरण किया, जो बड़ी बैंकें थी उनकी जो जिनकी राशि कितनी थी 50 करोड़ जमा राशि थी उनका कर दिया गया, लेकिन बाद में राशि बढ़ाकर जिनका जिनका कितना 200 करोड़ था कुल डिटेल उनका भी राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। मतलब ये सब निजी बैंकें थी, सरकार अपने अधीन कर रही है, ठीक है ना। चलिए अब टोटल कितनी हो गई 20। इस समय 1980 तक 1980 में कितनी हो गई राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या हो गई 20 राष्ट्रीयकृत बैंकें। राष्ट्रीयकृत बैंकें कितनी हो गई 20 हो गई। अब 20 ये जो 20 राष्ट्रीयकृत बैंकें थी उनमें से 1993 में 2000 में एक तो दूसरी बैंकों का विलय हुआ, 1993 में जो न्यू इंडिया बैंक दिवालिया हुआ। ये जो 20 बैंकें थी 20 में 1993 में द न्यू बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया हो गई, ठीक। अब ये 20 बैंकों में 1993 में एक बैंक थी, कौन सी बैंक का नाम क्या था द न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या हो गई दिवालिया हो गई। अब कितनी बची 19। अब कितनी संख्या बची इनकी, अब बचे 19। अब जब ये संख्या 19 बची तो राष्ट्रीय बैंकों फिर क्या हुआ, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी हो गई 19। अब 19 जो थे 2019 के पहले यही संख्या थी। 2019 के पहले कितनी थी 1 अप्रैल 1900 पहले 2019 1 अप्रैल 2019 के पहले राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी थी 19। लेकिन 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय, देना बैंक एवं विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। दो बैंक वो कर गए, ठीक। 1 अप्रैल 2019 को देना बैंक, आपने पेपर में पढ़ा होगा जब ये राष्ट्रीयकरण हुआ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया, कब 1 अप्रैल 2019 को, ठीक। चलिए, अब यह प्रक्रिया जारी रही, यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद बैंक का भी विलय किया गया, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया क्या थी जारी रही। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, अब वर्तमान में पूछे, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है 11। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है 11, ठीक। लेकिन एसबीआई को मिलाकर, एसबीआई जो एसबीआई बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर, एसबीआई बैंक को लेकर कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें, ठीक है ना। जब सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक पूछे तो 12 लगाना है, जब राष्ट्रीयकृत बैंक पूछे 11 करना है, ठीक है। अब मैं अभी बताया ना, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें वो बैंकें होती हैं जो जिनको हम सरकारी बैंकें कहते हैं। तो सभी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें राष्ट्रीयकृत नहीं हो सकती, लेकिन सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हो सकती हैं, याद रखना बात। और राष्ट्रीयकृत बैंक कौन होती हैं? ऐसी बैंक
जो पहले निजी, मतलब जो बैंक पहले प्राइवेट रही हो, कोई भी संस्था जो पहले प्राइवेट रही हो, उसका सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। जो पहले प्राइवेट कोई संस्था थी, प्राइवेट मतलब प्राइवेट बैंक का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, उसको मतलब राष्ट्रीयकृत कर लिया, वो बन जाएगी राष्ट्रीयकृत बैंक। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक ऐसी बैंक जो सरकार ने खुद ही स्थापित किया, अपने पैसे से खुद ही लगाया, वो कभी प्राइवेट बैंक नहीं थी, सरकार ने खुद ही स्थापित किया, उसी को बोलते हैं सरकारी बैंक। ठीक है। लेकिन जो राष्ट्रीयकृत बैंक हो, जिस बैंक को राष्ट्रीयकृत कर दिया जाता है, वो सरकारी बैंक हो जाती। तो सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें क्या होती है? सरकारी बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, सरकारी बोले या सार्वजनिक बोले तो एक ही बात है। तो सभी राष्ट्रीयकृत बैंकें सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें होती हैं, लेकिन सभी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें राष्ट्रीयकृत बैंकें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक सरकार खुद ही स्थापित करती है। आ गई बात समझ में? चलिए, इस चीज को आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं आपको जितनी भी राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं, अभी मैं आपको लिखा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, आप लोग लिख लिए। अब हम जो पूरी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें हैं, हम आपको इसमें लिखकर आपको बता रहे हैं कौन कौन से बैंकें और किन किन का किन में विलय हुआ है। टोटली वर्तमान में कितनी, मतलब पूरी कितनी है? 12 है। 12 को मैं आपको नाम पूरा लिखकर बता दे रहा हूं। ठीक, चलिए कितनी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हैं? 12 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक। 12 कितनी है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक? सार्वजनिक मतलब सरकारी बैंक है। ठीक है, या सरकारी लिख कर आ जाए, सार्वजनिक लिख कर आ जाए, समझ जाना वही है। ठीक, पहली है वही लिख लेते हैं, सबसे बड़ी बैंक SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप SBI डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरी बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, या कहता है जो PNB, जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया थी उसको PNB में विलय कर दिया गया। ठीक, तो लिख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, या हम लोग PNB बोलते हैं ना। अभी कुछ कहानी इसमें बता रहे हैं आपको। ठीक, पहले का नाम लिखते जाइए, फिर मैं आपको पूरी कहानी बताऊँ। ठीक, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक, या BOB कर सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक, इंग्लिश लिख लेना तो BARA, बड़ौदा लिखा जाता है, बड़ौदा नहीं लिखा था, बड़ौदा। ठीक है, ये कर सकते हैं। कुछ लोगों को इंग्लिश में समस्या ना हो, इसलिए मैं बीच में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये मत समझना सर अंग्रेजी बड़ौदा नहीं आती होगी। ठीक है, चलिए केनरा बैंक, केनरा बैंक। ठीक, केनरा बैंक। पांचवी बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर छठवीं नंबर की बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। फिर 7वें नंबर की बैंक है इंडियन बैंक, छह 7 हुए। अब 8वें नंबर की बैंक कौन से? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर लीजिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया।
बैंक ऑफ इंडिया। जो 9 नंबर की बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक। जो 10वें नंबर की बैंक है यूको बैंक, कौन सी बैंक है? यूको, यूको बैंक। फिर 11 नंबर की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। जो 12वीं नंबर की बैंक है पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, ठीक। चलिए ये पूरी बैंकें हैं। कौन कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसे हम बीओबी बोलते हैं, कि फिर केनरा बैंक है, 5वें नंबर की यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, 6वां बैंक ऑफ इंडिया है, फिर इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, फिर इंडियन ओवरसीज बैंक है, फिर यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, फिर पंजाब और सिंध बैंक, ठीक है। पंजाब और सिंध बैंक, ये एक ही बैंक का नाम है, पंजाब और सिंध, ठीक है ना। ये पीएनबी नहीं है, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक अलग है और पंजाब और सिंध बैंक ये अलग हैं, ठीक। तो ये मैंने आपको 12 सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें बता दी है, ठीक। अब जो एसबीआई है इसको हटा देंगे तो अब जो बाकी बचे 11 बची ना, ये कौन सी बैंकें हैं? ये सब है इनको बोल सकते हैं आप राष्ट्रीयकृत बैंकें, नहीं बोलते हैं इनको, राष्ट्रीयकृत बैंकें बोल सकते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक। ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए, दरअसल क्या जो पीएनबी है, पीएनबी मैं बताया ना कि 19 थी, इसके बाद घटकर फिर देना बैंक का और विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया, और बैंकें घटी, और कहाँ गई जो घटी बैंकें जो और थी, जो पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों को विलय कर दिया गया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, कौन सी? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ कॉमर्स, प्लस एक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन 2 बैंकों को विलय पंजाब नेशनल बैंक के साथ कर दिया गया, ठीक। चलिए, और अब मैं बता ही देगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा में था, किसको? देना और विजया बैंक का 2 का विलय कर दिया गया था इसमें। कि केनरा बैंक में एक बैंक का विलय किया गया था, उसका नाम है सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, सिंडिकेट बैंक आप देखे हो जिसमें एक कुत्ता बना रहता है ना, वही सिंडिकेट बैंक को बोलते हैं, सिंडिकेट बैंक, ठीक है। चलिए, और फिर जो यूनियन बैंक, हम यूनियन बैंक में भी 2 बैंकों को विलय किया गया था। एक बैंक थी आंध्रा बैंक, प्लस दूसरी बैंक थी कारपोरेशन बैंक, कारपोरेशन, कौन सी? कारपोरेशन बैंक, ठीक। फिर बैंक ऑफ इंडिया, चलिए, फिर इंडियन बैंक, हाँ इंडियन बैंक में सबसे मशहूर बैंक नाम है इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक का इसमें विलय कर दिया गया, ठीक। किस बैंक का? इलाहाबाद, प्रयागराज बैंक है ना, नाम इसका इलाहाबाद है, ठीक है। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद में शाखाएं हैं, लेकिन मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में था, अब नहीं कह सकते ना, क्योंकि विलय कर दिया गया है, ठीक। चलिए, अब लगभग सब बैंक हो गई होंगी, आप देख लीजिए अब, ठीक है ना। जो 19 थी उसको मैंने बता दिया कि 20, तो 20 बैंकों में आप देख सकते हैं, इसको लगा कर कितनी थी? 21 थी, अब घटकर सार्वजनिक क्षेत्र की 12 हो गई हैं, और राष्ट्रीयकृत बैंकें कितनी हो गई हैं? 11, ठीक। चलिए, अब हम लोग क्या जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की इतिहास पढ़ चुके हैं,
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक में, भारत में बैंकों को वर्गीकरण, कि शेड्यूल बैंक कौन होती है, आरआरबी कौन सी होती है, ठीक है, ठीक, शेड्यूल बैंक भी, अनशेड्यूल जो जो बैंक होती हैं, प्राइवेट बैंक, या हम लोग पूरी बैंकों का अध्ययन हम अगली क्लास में करने वाले, ठीक। लेकिन जो अभी इस चैनल में, हमारे चैनल में अभी आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जरूर से जरूर। और सबसे खास बात यह है कि जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है उसके प्रति आप प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करिए, ठीक है। यदि कोई आप इम्प्रूव चाहते हैं कि इसमें हम आपको समस्या होती है तो आप जरूर हमारे उसमें कमेंट कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उसको सुधारने का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।